गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10वीं विषय अपना चल रहा है विज्ञान और लेसन उसका दूसरा, जिसमें तंत्र कर रहे हैं। अपने पहला किया था पाचन तंत्र, उसके बाद अपने किया श्वसन तंत्र, और आज अपना जो टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र। कि परिसंचरण तंत्र क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, कैसे कोई भी क्रिया संपन्न होती है, इन सभी के बारे में आज इसमें अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है वो क्या है, रक्त। रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल स्योंजी ऊतक है, तरल है और स्योंजी ऊतक है, जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में और कोशिकाओं से ये अन्य अपचायी अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ये क्या करता है, परिवहन करता है। रक्त क्या करता है, एक तरल स्योंजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक तरल स्योंजी ऊतक है और ये मानव व पशुओं में गैसों का पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। गैसों का भी आदान प्रदान करता है कि अपने श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, रक्त ही करता है। और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस इकट्ठा करके बाहर पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, यही रक्त ही करता है। सभी कार्य ये क्या करता है, हमारे जो जीवन में संभव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का सभी कार्य कौन करता है, रक्त ही करता है। और रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त की पीएच कितनी है, तो रक्त की पीएच कितनी है, 7.4 है। जो उदासीन चीज़ की पीएच होती है, भी मतलब कोई भी चीज़ उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो उसकी पीएच होती है 7। तो रक्त की पीएच क्या होगी, 7.4, मतलब 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी तो ये क्या है, हल्का क्षारीय होता है, पूर्ण रूप से क्षारीय नहीं होता, यह एक हल्का क्षारीय होता है। रक्त की पीएच क्या होती है, हल्का क्षारीय, 7.4 आपको याद रखना है। और जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणावस्था में और नवजात शिशुओं में जो रक्त का निर्माण है वो किस में होता है, प्लीहा में होता है। और सामान्य व्यक्ति में जो रक्त होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 5 लीटर। सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, सामान्यतः 5 लीटर होती है। और रुधिर के 2 भाग होते हैं, कितने, 2 भाग होते हैं। एक भाग को तरल भाग कहते हैं, द्रव्य भाग, और दूसरे भाग को ठोस भाग भी कहते हैं। और द्रव्य भाग को प्लाज्मा भी कहते हैं, द्रव्य भाग को प्लाज्मा भी कहते हैं। रक्त के कितने भाग, 2, ठोस भाग और तरल भाग। तरल भाग को द्रव्य भाग और द्रव्य भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। और हमारा जो रक्त है उसमें जो प्लाज्मा है उस रक्त का वो कितने प्रतिशत होता है, 55%। हमारा जो रक्त है वो प्लाज्मा है, जो वो रक्त का कितने प्रतिशत होता है, 55% होता है। तथा इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, 92% तो क्या होते हैं, जल होते हैं। और 8% कार्बनिक जो पदार्थ हैं और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, 8% वो होते हैं। 55% प्लाज्मा होता है, उसमें क्या होते हैं, 92% तो जल होता है और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं। इसके बाद देखो, रक्त के 2 भाग हो गए, प्लाज्मा के रूप में, तरल भाग के रूप में और ठोस भाग के रूप में। इसके बाद जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो हमारे जो रुधिर में जो कोशिकाएं हैं वो कितनी है, 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं बिंबाणु। तो आरबीसी क्या होती है, ये कुल रक्त की 99% होती है। कुल जितना रक्त है उसमें ये 99% जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। इन कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन नामक जो पदार्थ पाया जाता है, उसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारी जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। और मेन बात ये है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये केंद्रक विहीन होती है। इनकी जो औसत आयु है आरबीसी की वो 120 दिन होती है। आपको याद रखना है कि ये केंद्रक विहीन होती है, इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। और ये कुल रक्त का 99% होता है और इनमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। इस वीडियो को देखोगे, समझोगे तो आपको ये बातें समय ही याद हो जाएगी कि इनकी आयु 120 दिन होती है और इनमें
ये केंद्रक विहीन होती है। दूसरी है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, जो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बीमारियों से जो लड़ती है वो क्या है, WBC है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आपको दोनों तीनों नाम याद रखने हैं, WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं और ल्यूकोसाइट। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं। यदि आपने ये नाम पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो ये आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकोगे कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, कि ये हमें प्रतिरक्षा भी प्रदान करती है और इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इनका कारण क्या, इनका जो रंग है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और इसके अलावा इसके बारे में आपको बस इतनी ही बातें याद रखनी है। तीसरा आ गया आपके पास बिम्बाणु, तीसरा आपके पास आ गया बिम्बाणु। इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, WBC को, ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, WBC को, और बिम्बाणु को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और बिम्बाणु का जो जीवन है वो मात्र 10 दिन का होता है। RBC का जीवन कितना था, 120 दिन, और बिम्बाणु का कितना है, मात्र 10 दिन है। और जो बिम्बाणु का मुख्य कार्य ये होता है कि ये रक्त का थक्का नहीं जमने देती, रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। और ये WBC, ये बिम्बाणु है, ये भी क्या है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं ही है। और इनकी जो संख्या है वो करीब 3 लाख प्रतिदिन मिलीमीटर होती है। ये था रक्त के बारे में। इसके बाद देखो रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। बिम्बाणु के बारे में अपने जैसे अभी जाना, प्लेटलाइट से थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और इसका जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है। इस सभी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। अपने पढ़ने हैं रक्त के अब कार्य, कि रक्त के कार्य क्या है। सभी प्राणियों के जो शरीर में एक महत्वपूर्ण जो ऊतक है, महत्वपूर्ण जो घटक है वो क्या है, रक्त ही है। तो जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है, तो इसके भी प्रमुख कार्य होते हैं। अभी जैसे अपने स्टार्टिंग की थी वीडियो की, तो उसमें भी अपने समझा था कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका परिवहन करने में, परिवहन मतलब ऑक्सीजन को तो बाहर से ग्रहण करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सभी जगहों से इकट्ठी करके वापस बाहर पहुंचाता है। तो ये गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। शरीर की pH को नियंत्रित रखता है, शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है, कि ताप जितना चाहिए हमारा शरीर का उतना ही रखता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होने देता है। और हार्मोन आदि की जितनी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप उनका परिवहन करता है, प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ये सभी कार्य जो हमारे शरीर के अंदर जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ये सभी किसके द्वारा होते हैं, रक्त के द्वारा ही संपन्न होते हैं। कौन कौन से कार्य, गैसों का आदान प्रदान, ताप का नियंत्रण, pH का नियंत्रण, उसके अलावा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य है, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का, और हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करने का। तो ये सभी कार्य कौन करता है, रक्त ही करता है। इसके बाद है रक्त के प्रकार। तो रक्त के प्रकार क्या है, अब अपने देखते हैं रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार किस अकॉर्डिंग है, कि जो हमारे शरीर में RBC पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, उनकी सतह पर एक विशेष प्रकार का कोई प्रतिजन पाया जाता है, चाहे A पाया जाए, चाहे B पाया जाए, और चाहे वो उपस्थित हो या नहीं हो। इसी के अनुसार हर व्यक्ति के शरीर में, हर मानव के जो रक्त को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके पाए जाने की स्थिति में और न पाए जाने की स्थिति में। अब देखो ये आपकी RBC है, इसकी सतह पर यदि प्रतिजन A पाया जाता है तो आपके रक्त का प्रकार क्या है, A है। अब जब A नहीं पाया जाता, तब मानो वहाँ पर B पाया जाता है, तब आपकी जो रक्त का प्रकार है वो कैसा है, B है। अब B भी पाया जाता है और A भी पाया जा रहा है, उसी की सतह पर दोनों पाए जा रहे हैं,
तो आपके रक्त का प्रकार क्या हो गया, AB हो गया। अब जब दोनों ही नहीं पाए जाते, RBC की सतह पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, तब आपके जो रक्त का प्रकार है वो कैसा है, O है। समझिए इस बात को कि RBC की सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रतिजन है A और B हैं, जिन्हें कहते उनके पाए जाने और न पाए जाने के अनुसार ही उसको 4 भागों में बांटा गया है कि यदि A पाया जाता है तो A प्रकार, B पाया जाता है तो B प्रकार, और A व B दोनों पाए जाते हैं तो AB प्रकार, और दोनों ही नहीं पाए जाते तो O प्रकार का रक्त होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि उसके रक्त पर उसका जो है वो A+ है रक्त, उसका रक्त है वो कैसा है, A- है, किसी का O+ है, किसी का O- है। इस प्रकार आपने ये देखा होगा, सुना होगा। तो इसके बारे में क्या कंडीशन है कि ये तो जो पाए जाते हैं, इनके अलावा भी एक और विशेष प्रकार के जो प्रतिजन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं RH प्रतिजन। इनके अलावा भी एक विशेष प्रकार के जो प्रतिजन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, RH प्रतिजन कहते हैं। यदि तो ये पॉजिटिव हो, यदि तो ये उपस्थित हो कि यदि आपकी RBC की सतह है, इसके बाद A आपके पास है प्रतिजन, उसके साथ साथ RH भी आपके पास उपस्थित है, तो आपके रक्त का प्रकार कैसा होगा, A+ होगा। और यदि A है और RH आपके पास उपस्थित नहीं है, तो आपकी जो रक्त का प्रकार होगा वो कैसा होगा, A- होगा। इसी तरह कि यदि दोनों ही उपस्थित होते हैं तो प्लस आ जाता है, और यदि दोनों ही, अब मानो कि किसी विशेष प्रकार का कोई A भी प्रतिजन भी नहीं है, B भी नहीं है और RH प्रतिजन भी नहीं है, तो उसके रक्त का प्रकार कैसा होगा, O- होगा। और यदि A भी नहीं है लेकिन RH है तो उसका रक्त का प्रकार कैसा हो जाएगा, O+ हो जाएगा। ये थे आपके रक्त के प्रकारों के बारे में। इसके बाद देखो रक्त परिसंचरण। जो परिसंचरण तंत्र है ये क्या है, बहुत सारे अंगों का एक संयोजन है। तो जो शरीर की कोशिकाओं के जो मध्य गैसों और बचे हुए जो पोषक तत्व हैं, हार्मोन हुए, उत्सर्जी पदार्थ हुए, इन सभी का क्या करता है, परिवहन करता है। और लेकिन मानवों में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्त है वो शिराओं, धमनियों, इनके अंदर बहता है, खुला बाहर नहीं बहता, इसीलिए कैसा परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मानवों में। इसमें क्या होता है, रक्त जो है वो कहाँ होता है, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, इन सभी में क्या होता है, सम्मिलित होता है। इसके बाद देखो रक्त के अलावा एक अन्य जो द्रव होता है लसीका, वो भी क्या है, इस परिवहन का हिस्सा है। वो लसीका क्या चीज़ है कि आपको चोट लगने के बाद वो ठीक हो जाती है थोड़ी सी, उसके बाद आप दूसरी जगह पर क्या देखते हो, साइड में थोड़ा थोड़ा सा क्या आता है, पीलापन आ जाता है। तो वो पीलापन क्या होती है, लसीका होती है। तो लसीका भी क्या है, एक विशिष्ट लसीका जो तंत्र है उसके द्वारा ही गमन करता है। लसीका क्या है, एक विशिष्ट लसीका तंत्र के द्वारा ही गमन करता है। और ये कैसा तंत्र है, ये खुला तंत्र है, ये बंद तंत्र नहीं है। और लेकिन हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, बंद है। लसीका क्या है, एक खुला तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो क्या होता है, एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है। ये क्या करता है, परिवहन का शब्द से आप समझते होंगे, परिवहन के साधन बस, ट्रक, कार, जीप, ये क्या करते हैं, चीज़ों को लाने और ले जाने का कार्य। उसी तरह ये रक्त है, ये भी क्या है, परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो हृदय है जो इस तंत्र का वो क्या है, केंद्र है, जो रुधिर को निरंतर क्या करता है, रक्त वाहिकाओं में पंप करता रहता है। रुधिर को निरंतर, जब तक अपनी जिंदा है तब तक ये निरंतर बिना रुके कार्य करता है हमारा हृदय। इसके बाद देखो अपने हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय क्या है, पेशी ऊतकों से बना है और मानव का जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार का और लाल रंग का होता है। आप अपने मुट्ठी बंद कर लो, उसी के आकार का होता है और ये लाल रंग का होता है। और एक बात और, ये दोहरी भित्ति से घिरा हुआ आवरण होता है। इसमें क्या होती है, दोहरी भित्ति होती है। और
इसके अलावा इसके 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। हृदय के कितने अक्ष? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के होते हैं जो वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और उन्हें आलिंद कहते हैं, और जो नीचे के होते हैं उन्हें नील्य कहते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद और नीचे वाले 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? नील्य कहलाते हैं। और दाएं और बाएं भाग में भी बांटा जाता है कि ये दायां नील्य है, ये दायां आलिंद है, ये बायां नील्य है और ये बायां आलिंद है। कि इस प्रकार जैसे ये है, ये 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। ऊपर के दोनों क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले दोनों क्या कहलाते हैं? नील्य कहलाते हैं। मानव का हृदय क्या है? बंद मुट्ठी के समान संरचना है। आप अपनी खुद की मुट्ठी को बंद कर लो, उसी के समान संरचना है, और ये दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है, और इसे 4 कक्षों में बांटा जाता है। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कक्ष नील्य कहलाते हैं। बाएं आले को बाएं और दाएं आले को दाएं आलिंद व नील्य कहते हैं। इसके बाद देखो कि जो बाईं ओर का आलिंद है और नील्य है, वो आपस में दोनों के बीच एक कपाट होती है, एक दीवार होती है, उसी के द्वारा उन दोनों को अलग अलग किया जाता है। उस दीवार को क्या कहते हैं? माइट्रल बल्ब कहते हैं। बाईं ओर का आलिंद और नील्य है आपस में, कि ये ऊपर आलिंद हो गया, नीचे ये नील्य होगा, तो इस कपाट, इस दीवार को क्या कहते हैं? माइट्रल बल्ब कहते हैं। और दाहिनी ओर के नील्य और आलिंद के बीच के जो मध्य हैं वो जो बाईं ओर के हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन जो दाईं ओर इस साइड का जो हो गया उसके बीच में भी दीवार होगी, उसे क्या कहते हैं? त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब, त्रिवल्ब एंट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब कहते हैं। ये कपाट जो हैं, ये दीवारें हैं, वो रुधिर को दूसरी दिशा में ना चला जाए, उल्टी दिशा में ना चला जाए, इसको जाने से रोकते हैं। कपाट के खुलने व बंद होने से लब डब की आवाज़ आती है, कि जब इधर रुधिर को इधर आना होता है तो कपाट खुलता है, बंद होता है। और ये कपाट इसलिए बने हैं कि रुधिर बिना विपरीत दिशा में ही ना उसका प्रवाह होता रहे। दाएं व बाएं जो आलिंद है और नील्य हैं, ये आपस में किसी पेश या झिल्ली से पृथक होते हैं। मतलब इनके बीच इधर की साइड जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? एक पेश या झिल्ली होती है, उसी से ये क्या होते हैं? पृथक होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है? जो रक्त है वो क्या होता है? 2 बार गुजरता है। इस प्रक्रिया को समझो। आपने आलिंद नील्य के बारे में समझ लिया कि 2 आलिंद 2 नील्य, ऊपर वाले आलिंद नीचे वाले नील्य, एक साइड वाले आलिंद व नील्य के बीच दीवार है उसे माइट्रल बल्ब कहते हैं। दूसरे साइड वाले आलिंद व नील्य के बीच जो दीवार है उसे त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब कहते हैं। इसके बाद देखो इस पूरी प्रक्रिया को, कि जो आलिंद और नील्य हैं वो क्या है? लयबद्ध रूप से संकुचन करते हैं, स्थिलन करते हैं। एक बार संकुचन, एक बार स्थिलन, एक बार संकुचन, एक बार स्थिलन, इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस क्रिया में जो हमारा हृदय है वो शरीर के सभी भागों तक जो रक्त है उसको पहुंचाने का, पंप करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो शरीर से जो अशुद्ध अपशिष्ट मिला, जो भी रक्त है, अपशिष्ट पदार्थ जिसमें मिले हैं, वो क्या है? महाशिरा के द्वारा क्या होते हैं? दाएं आलिंद में आते हैं। महाशिरा के द्वारा वो क्या आ जाते हैं? आपके पास इस दाएं आलिंद में आ जाते हैं। ये रही महाशिरा, इसके द्वारा इस दाएं आलिंद में जो अशुद्ध रक्त है शरीर से वो सारा इसमें आ जाता है, और दाएं आलिंद में एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। उसके पश्चात वो क्या होता है? जो आपकी वो दीवार थी एंट्रोवेंट्रिकुलर बल्ब, वो क्या हो जाता है? फिर खुल जाता है, और आलिंद से वो क्या हो जाते हैं? नील्य में प्रवेश कर जाते हैं। ये खुल जाती है दीवार, और इससे फिर ये यहाँ नील्य में आ जाते हैं, नील्य में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर दाएं नील्य से संकुचन होगा जैसे ही, और वहाँ से वो क्या हो जाएंगे? फूसफूस धमनी में। इस धमनी में जैसे ही ये इकट्ठा होगा, ऐसे इधर से भी इधर आएगा और इधर से भी यहाँ पे संकुचित होगा जैसे ही, तो इसका प्रेशर बनेगा तो ये इसमें चले जाएंगे फूसफूस धमनी में। ये क्या हो जाते हैं? फिर फुसफुस धमनी में चले जाते हैं, और यहाँ से फेफड़ों में, और फेफड़ों में क्या होती है? श्वसन की क्रिया के द्वारा यह है जो रक्त है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे ही श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो फिर साफ रक्त होता है, फिर वो फेफड़ों से फिर वो साफ रक्त होगा, वो किससे? फुसफुस शिरा से प्रवेश करेगा, और फिर वो कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में। फुसफुस शिरा से प्रवेश करके बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के बाद बाएं नील्य में प्रवेश करता है, और नील्य में संकुचन होने के बाद फिर वो महा
नीले में जैसे ही संकुचन होगा इस महाधमनी में चला जाता है और महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ये रक्त भेजा जाता है। ये जो चक्कर है वो निरंतर चलता रहता है। इस चक्कर को द्वारा समझो क्या होता है कि आपके शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, इस पूरी प्रक्रिया को एक बार दोबारा सुनो कि जो अशुद्ध रक्त है शरीर के सभी भागों से वो क्या होता है, महाशिरा में आता है। महाशिरा से आता हुआ दाएं आलिंद में आ जाता है। जब तक पूरा रक्त इकट्ठा हो जाता है कहाँ, दाएं आलिंद में, तब ये यहाँ पर दबाव पड़ता है और ये वाला जो कपाट है वो खुल जाता है। इससे वो दाएं नीले में आ जाता है। वो अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है। और दाएं नीले का जैसे ही संकुचन होगा, इधर से भी और इधर से भी संकुचित होगा, दबाव पड़ेगा, तो ये रक्त कहाँ से, फुफ्फुस धमनी से ये फेफड़ों में चला जाता है। फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में जैसे ही अपने श्वसन की क्रिया होती है रहती है, तो इससे क्या हो जाती है, जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो निकल कर और शुद्ध जो ऑक्सीजन है इसके अंदर मिल जाती है और ये रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। तो फिर ये शुद्ध रक्त क्या होता है, फुफ्फुस शिरा से क्या होता है, बाएं आलिंद में आता है। फुफ्फुस शिरा से ये रक्त क्या होता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद के बाद ये कहाँ जाएगा, बाएं नीले में, और बाएं नीले के बाद ये क्या होता है, महाधमनी में, और उस संकुचन के पश्चात और इस महाधमनी से शरीर के सभी अंगों तक यह रक्त है वो पहुँचता है। और यह जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो अपनी तक चक्कर पड़ा, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये क्या होती है, इस पूरी प्रक्रिया में हमारा जो रक्त है वो 2 बार पूरे हृदय से गुजरता है और यह जो क्रिया है वो निरंतर होती रहती है। पहले तो क्या होता है, 2 बार कैसे गुजरता है, देखो पहले तो जो अशुद्ध रक्त है वो आता है, फिर जो शुद्ध रक्त है फेफड़ों से फिर वो आता है। पहले अशुद्ध रक्त को बाहर भेजते हैं और शुद्ध रक्त को फिर अंदर भेजते हैं। ये 2 बार ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। और जो शुद्ध रक्त है वो बाएं नीले से महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। और इस प्रकार परिसंचरण को द्विसंचरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 बार रक्त हृदय से गुजरता है, इसीलिए इसे द्विसंचरण कहते हैं। और ये एक बंद परिसंचरण तंत्र है। हमारा कैसा तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है। और हृदय की गतिविधियों की जो गति निर्धारित करता है इसे क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहा जाता है। कैसा पेस मेकर कहा जाता है। इसके बाद फटाफट अपने धमनी और शिरा के बारे में पढ़ते हैं कि धमनी और शिरा क्या है। रक्त वाहिकाएं कि जो शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र करती है उन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। तो धमनी किसे कहते हैं, ये तो वे वाहिकाएं हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, जिनमें ऑक्सीजन जनित साफ रक्त शुद्ध रक्त बहता है, उन्हें क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ये तो क्या करती है, हृदय से रक्त को आगे तक पहुंचाती है। और शिराएं क्या होती है, ये वे वाहिकाएं हैं जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, अपशिष्ट पदार्थों के युक्त जो रक्त है वो बहता है। और ये रक्त को क्या करती है, शरीर के अंगों से हृदय की ओर लेके आती है। धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त को सभी भागों तक पहुंचाती है। शिरा सभी भागों से रक्त को हृदय तक लेके आती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन जनित साफ होता है, लेकिन शिराओं में जो बहता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, अपशिष्ट युक्त जो रक्त होता है वे होता है। तो ये आपका था परिसंचरण तंत्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उत्सर्जन तंत्र। धन्यवाद।